मैम आप म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about sensation and visual sensation. Okay, so आज हम visual sensation and sensation जो basic sensation है उसके MCQ के डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने इसका टॉपिक को कवर अप किया था कि क्या टॉपिक थे इनमें, अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे आज। ओके, सो ये यूनिट 5 का ही पार्ट है। सो यहाँ से आज आपके लिए क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, वंदना को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो क्योंकि उन्होंने क्लास नहीं लगाई है, बट एक्सप्लेनेशन है तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन सेंसेशन इन साइकोलॉजी। अब बेस्ट डिफाइन क्या है सेंसेशन ऑफ साइकोलॉजी, कि ये इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, कौन बेस्ट डिफाइन करता है सेंसेशंस इन साइकोलॉजी को। सो ए है द प्रोसेस बाय विच सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुली एंड ट्रांसमिट देम इनटू द ब्रेन। देन सेकंड है द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय द ब्रेन। एंड थर्ड है द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर यूजेस। सो सोच के बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। गैस कीजिएगा, गैस क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ए। ओके, और बाकी लोग, एक का आंसर आया है। सी लगता है। ओके ओके सी। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, बताएं, कुछ भी बताएं। गलत होगा तो सही करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। सो इसका आंसर होता है क्या, ए। जिसने बोला है वो सही है कि द प्रोसेस बाय विच सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुली एंड ट्रांसमिट देम टू द ब्रेन। सो ये इसका करेक्ट डिफाइन कर रहा है, बेस्ट डिफाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पे बोला भी गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन, सबसे बेस्ट डिफाइन कौन कर रहा है। सो बाकी चीजें इतने क्लोज ऑप्शंस है, सो इसमें से क्या, किस तरीके से चूज करना होता है, जो सबसे क्लोज होता है उसको चूज करना होता है। सो जैसे यहाँ पे देखिए द प्रोसेस बाय विच सेंसरी रिसेप्टर, जो कि आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जैसे कि आई के, ईयर के, जो हमने डिस्कस किए थे, फोटो रिसेप्टर्स वगैरह। सो वो क्या करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर से डिटेक्ट करते हैं सेंसरी स्टिमुली और देन ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन की तरफ, जो पूरा पैथवा बताया था। देन इसके बाद ये क्या है, बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन वाया द ब्रेन। अब इंटरप्रिटेशन किसमें होता है, परसेप्शन। देन ये भी परसेप्शंस की ही है डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, जब हमारी जब ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन, देन मीनिंग लगाते हैं, तब जाके हमें क्या होता है, परसेप्शंस होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूजेस। अब यहाँ पे क्या है, हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो एक तरीके से ये मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आया। ओके, सो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिएगा, सेंसेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट सेंसरी स्टिमुलस, जैसे कि लाइट, साउंड, टेस्ट, इनसे हम इंफॉर्मेशन आ रही है और सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपने एनवायरमेंट से, देन ये ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन में पूरी इंफॉर्मेशन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली डिफाइन कर रहा है। करेक्ट, समझ आया। कोई भी डाउट हो इनमें तो पूछते ही जाना साथ ही साथ। देन इसके बाद आता है सेकंड, which sensory receptor is responsible for detecting light and transmitting visual information to the brain। so A है thermoreceptor, B है photoreceptor, C है chemoreceptor and mechanoreceptor। फोटो रिसेप्टर।
ओके, फोटो बाकी लोग? रिसेप्टर। ओके, क्लियर। फोटो रिसेप्टर्स, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर स्पेशली रोड्स एंड कोन्स जो कि रेटिना में होते हैं, ओके, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए। और ऑप्शन ए और सी डी, ये ए सी एंड डी, ये रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है किसमें? ये है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के लिए। देन सेकंड है ये स्लाइड क्यों नहीं हो रही? केमिकल के लिए, देन मैकेनिकल के लिए है। हेलो मैम। बाकी लोग, हाँ हाँ हाँ, बाकी लोगों के लिए शो हो रही है? यस मैम। ओके, एक सेकेंड रुकिए फिर। अब शो हुई दीपाली? दीपाली शो हो रही है अब? जी मैम। ओके, सो ये है। देन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है हमारी टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल। देन ये है हमारी केमिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये वाले रिसेप्टर। देन ये होते हैं मैकेनिकल स्टिमुली, मैकेनिकल के लिए ये होते हैं रिसेप्टर्स, ओके, मैक्नो रिसेप्टर्स, जो कि स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, प्रेशर पड़ता है, टच से रिलेटेड ये होते हैं। सो इसका सही आंसर सेकंड होता है। देन थर्ड में देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन आपका है, which terms refer to the minimum amount of stimulation needed for the person to detect particular stimulus? So difference threshold, absolute threshold, subliminal threshold and sensory adaptation threshold. मिनिमम अमाउंट में जी मुझे नहीं दिख अब रही आपके slide। लिए, अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, बैक करके एक बार ज्वाइन हुई है, अच्छा, दिखेगी। ठीक है। ओके, मैम सबलिमिनल जी, थोड़ा थोड़ा सी। ओके ओके। बाकी दीपाली आप बताएं, दीपाली की ही फरमाइश से। ओके, दीपाली की वजह से ये एमसीक्यू डिजाइन किए गए, उनको थोड़ा समझ नहीं आ रहे थे चीजें, सो बताती जाएं आप भी। मैम डी। बी, ओके। सो देखते हैं आगे। ज्वाइन हो गई आप? अब दिखाई दे रहा है, स्लाइड शो हो रही है? हाँ मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए। सो इसका सही आंसर होता है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। सो व्हिच टर्म्स रेफर टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन नीडेड फॉर पर्सन डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलस, जो मिनिमम अमाउंट में इंफॉर्मेशन आती है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। जो कि हम बताया था 50% चांस होता है कि इसको हम डिटेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। सो थ्रेशोल्ड क्या होता है? वो लेवल जहां पे हमें स्टिमुलस क्या होता है? फील होता है, ओके। सो जैसे कि आपको वॉल्यूम दिया गया 1 2 3 4, और किसी को 2 पे भी वॉल्यूम फील हुआ, देन किसी को 4 पे भी नहीं हुआ, तो ये उनका थ्रेशोल्ड पॉइंट बताया जाता है, ओके। सो यही होता है कि कितनी मिनिमम अमाउंट में आप स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। सो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन नीडेड फॉर द पर्सन डिटेक्ट द पर्टिकुलर स्टिमुली, ओके। देन डिफरेंस थ्रेशोल्ड में क्या आता है? जो ऑप्शन ए में था, रेफर टू द मिनिमम डिफरेंस मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन टू स्टिमुली, यहाँ टू स्टिमुलस के बीच में डिफरेंसेस एग्जिस्ट होता है। फ्रॉम देम द परसीव डिफरेंट, इसको हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ओके। जैसे कि एक हाथ में डंबल लिया, देन सेकंड में भी डंबल लिया, अब जैसे एक डंबल का वेट थोड़ा ज्यादा है, दूसरे का थोड़ा हल्का है, तो तुरंत आपको वो डिफरेंस क्या हो जाएगा? फील हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। देन सी ऑप्शंस जो है वो है सबलिमिनल परसेप्शन। ये क्या होता है? रिफर टू द स्टिमुलस
दैट आर बिलो टू द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी नीचे होता है, बिलो होता है, नीचे होता है, देन कैन नॉट कॉन्शियसली, ये परसीव ही नहीं होता। ओके, परसेप्शन में इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अनकॉन्शियसली हम चीजों को परसीव करते हैं, इसमें बिलो द थ्रेशोल्ड ये होता है और भी नीचे। देन ऑप्शंस जो डी था वो क्या था, सेंसरी अडेप्टेशन थ्रेशोल्ड। सो सेंसरी अडेप्टेशन क्या था, डिक्रीज सेंसिटिविटी टू द कांस्टेंट स्टिमुली ओवर द टाइम। अब एक ही टाइम में वही सेम स्टिमुलस प्रेजेंट होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है हमारी सेंसिटिविटी, हम उसको अडेप्ट कर जाते हैं। जैसे कि एक डार्क रूम में गए, पहले डिम लाइट में गए, फिर उसको ही बार बार वही एक्सपोजर हो रहा है हमारे सामने, डिम लाइट वाला रूम, तो फिर उसकी क्या होगी, हमें हैबिट हो जाएगी। ओके, सो वो हो जाता है, इसमें हमारी डिक्रीज हो जाती है सेंसिटिविटी। सो हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, क्लियर, बी सॉरी। देन फोर्थ वाला है यहाँ पे क्वेश्चंस। फोर्थ है, विच टर्म रिफर टू द टेंडेंसी फॉर परसेप्शन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन एक्सपेक्टेशन एंड प्री कंसेप्शंस। सो इसमें क्या है, कौन सी ऐसी टेंडेंसी जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन एंड प्री कंसेप्शंस। सेंसरी अडेप्टेशन, बॉटम अप प्रोसेसिंग, टॉप डाउन एंड सिलेक्टिव अटेंशन। क्या होगा मैम बी। इसका सही आंसर? ओके, बाकी हमारी मैम ए एक्सपेक्टेशन और और बी। प्री कंसेप्शन। ओके, हमारे ए और बी। एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शंस। ओके, बाकी प्रज्ञा आप बताइए। मैम बी। ओके, सो यहाँ होते आप सबके गलत। क्या है, सी। तो यह बताया हुआ था जैसे कि विच टर्म रिफर टू द टेंडेंसी फॉर परसेप्शंस, इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, एक्सपेक्टेशन एंड प्री कंसेप्शन से। अब जो ये बॉटम अप प्रोसेस एंड टॉप डाउन प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये क्या है, स्टिमुलस ड्राइवन, जो आपके सामने स्टिमुलस है, एनवायरमेंट में जो चीजें है ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और ये क्या है, टॉप डाउन प्रोसेस हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हमारे माइंड में चल रही है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सो उससे रिलेटेड हम हमारा परसेप्शंस होता है। ओके, देन सिलेक्टिव अटेंशन, इसमें तो सिलेक्टिव अटेंशन कुछ है ही नहीं, हम कहीं पे सिलेक्ट या फोकस ही नहीं कर रहे हैं। देन सेंसरी अडेप्टेशन, इसमें हमारी सेंस ऑर्गन्स जो हैं या सेंसरी रिसेप्टर वो लेस फॉर्म में, डिक्रीज फॉर्म में नहीं हो रहे हैं। सो इन दोनों में कंफ्यूजन थी। सो टॉप डाउन जहां पे भी आए वो कहां से आप रिलेट कीजिएगा, माइंड से, माइंड, एक्सपेक्टेशन, इमोशंस, इन सारी चीजों से आपको क्या करना, रिलेट करना। वो बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, स्टिमुलस एंड एनवायरनमेंट, जो आपके एनवायरनमेंट के सामने है, जो आपको विजिबल फॉर्म में है, उसके बेस पे आपका परसेप्शन इन्फ्लुएंस होगा। और जो कुछ हम सोचते हैं, जैसे कि हमने सोचा कोई भी चीज, तो वो भी हमारे परसेप्शन को, एक्सपेक्टेशन जैसे हमारी होगी कि हाँ हमें क्लास लेनी है, हाँ हमें नेट करना है, तो हम उसी चीजों को परसीव करेंगे, सिलेबस एक्सप्लोर करेंगे, क्लासेस लगाएंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी इन्फ्लुएंस डालती है। ओके, सो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। सो करेक्ट ऑप्शन है टॉप डाउन प्रोसेस। टॉप डाउन प्रोसेस रिफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन आ गई, बिलीफ आ गए, एंड पेयर नॉलेज, जो पहले से आपको नॉलेज है, एंड परसेप्शन। सो ये सारी चीजें आ जाती है हमारे टॉप डाउन प्रोसेसिंग में। ओके, देन यहाँ ऑप्शन ए जो था, रिफर टू द डिक्रीज सेंसिटिविटी टू द कांस्टेंट स्टिमुली ओवर अ टाइम, ये क्या था, ये डिक्रीज हो रही है, लेस फॉर्म में हो रही है। सो ये सेंसरी अडेप्टेशन, हम उस चीज को अडेप्ट कर लिए, चाहे वो डार्क रूम ही क्यों ना हो, सो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है चीजें। देन ऑप्शन बी जो था, बॉटम अप वाला जो सबने लगाया, वो क्या है, रिफर टू द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट टू फ्रॉम द परसेप्शन। अब एनवायरमेंट का यहाँ पे रोल है पूरा का पूरा, एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं उसके बेसिस पे आपको परसेप्शन होगा। देन डी जो था वो सिलेक्टिव अटेंशन था, रेफर टू द एबिलिटी फोकस ऑन स्पेसिफिक स्टिमुली व्हाइल इग्नोरिंग द अदर। सो ये क्या है, सिलेक्टिव अटेंशन, कि एक चीज पे ही हमें फोकस करना है, बाकी अदर को हमें इग्नोर करना है। सो हमारा करेक्ट हो जाता है सी। ओके, समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ? जी मैम। जी मैम। ओके ओके, देन
यहाँ चलते हैं 5 क्वेश्चंस पर। सो व्हाट इज द करंट सीक्वेंस इवेंट इन प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। सो सेंसेशन की प्रोसेस किस तरीके से चलती है, आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट क्या है, ट्रांसडक्शन, परसेप्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शंस। ओके, ये है। देन बी वाला क्या है, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, देन परसेप्शंस। देन सी है परसेप्शन, ट्रांसडक्शन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन। देन डी है रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, ट्रांसडक्शन, परसेप्शन। सो इसको करेक्टली आपको क्या करना, अरेंज करना है। सो ये अरेंज वाले क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही सेम इज नेट में आते हैं। सो ये सारी चीजें प्रैक्टिस होंगी, तो पीवाईक्यू अच्छे से लगेंगे। बी। बी क्या, डी या बी? बी बी बी। ओके, रिसेप्शन, बाकी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन और परसेप्शन। ओके, बाकी लोग दिमाग लगाइए थोड़ा थोड़ा। क्या होगा, लगाएं, सही गलत कुछ भी, आपकी ही प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेस है। मैम डी। डी, ओके जी। ओके। सो देखते हैं यहाँ, बी करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस अरेंज करना था कि जो सेंसेशन का जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही थी। ओके, वहीं से ये क्वेश्चंस है। सो रिसेप्शन, अब किसी भी चीज को हम रिसीव पहले करेंगे, सो ये आ जाएगा क्या, रिसेप्शन। देन ट्रांसडक्शन, अब वो बताया था कि जो आपकी फिजिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, सो उसको क्या बताया था, ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है। सो जब बेसिक वाली क्लास में भी बताया था, देन आई वाली क्लास जो थी वो भी, उसमें भी ट्रांसडक्शन की प्रोसेस आई थी, देन ईयर में भी आई थी। ओके, सो ट्रांसडक्शंस क्या होता है, बेसिकली जो आपकी फिजिकल एनवायरमेंट है, जैसे कि आपने कोई भी चीज देखी है ए टू जेड, तो उसकी जो फिजिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, यही ब्रेन की लैंग्वेज है एक तरीके से, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने के लिए। तो ये जब कन्वर्ट होती है ये वाली प्रोसेस, तो उसको हम ट्रांसडक्शन की प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसे ये कन्वर्ट हो गई, तो ये ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेन में फैलना स्टार्ट हो जाएगी। देन फाइनली हमें परसेप्शन हो जाएगा, जब ये अपनी जगह पे चली जाएगी। जैसे कि आई वाली इंफॉर्मेशन हमारी स्टेट कॉर्टेक्स में जा रही थी, ओके, ऑसिपिटल लोब में जो जा रही थी, ईयर वाली ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जा रही थी, देन वो परसेप्शन हमें फाइनली हो रहा था। सो इसका ये करेक्ट आंसर होता है। ओके, यहाँ ट्रांसडक्शन पहले आएगा ही नहीं, पहले कैसे आ जाएगा, जब हम कोई चीज को देखेंगे नहीं तो कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाता सीधा। और यहाँ पे आ जाते हैं देन ये परसेप्शंस। अब डायरेक्टली हमें परसेप्शंस तो होगा नहीं, सो ये भी ऑप्शंस कट हो जाता। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाते, रह जाता क्या, बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि रिसेप्शंस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता। सो इस तरीके से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि एलिमिनेट करके ऑप्शंस को पहले एलिमिनेट कीजिए। ओके, जिससे कि आपकी थोड़ा स्ट्रगल, मेंटल स्ट्रगल कम हो जाए। राइट, क्लियर? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा। सो यहाँ पे क्या है, रिसेप्शन फर्स्ट में आएगा। रिसेप्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सेंसेशन, इट इन्वॉल्व द डिटेक्शन ऑफ फिजिकल स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब आप अपने एनवायरमेंट से फिजिकल स्टिमुली जो भी देख रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं आप अपनी सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, जैसे कि फोटो रिसेप्टर हो गए आई में, देन मैग्नो रिसेप्टर स्किन में हो गए। सो दीज रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड सेल रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफाइड टाइप ऑफ स्टिमुलस। सो ये यही रिसेप्टर होती हैं जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं जो आप स्टिमुलस देख रहे हैं। सो फाइनली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंट से
रिसीव करती है इंफॉर्मेशन रिसेप्शन की प्रोसेस में। देन सेकंड आता है क्या, ट्रांसडक्शन। वन सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुली, अब सेंसरी रिसेप्टर ने एक बार स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया, देन कन्वर्ट होगी फिजिकल एनर्जी इनटू न्यूरल सिग्नल या कहें इलेक्ट्रिकल सिग्नल। न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन पूरा न्यूरॉन से बना है, सो इसको न्यूरल सिग्नल भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोल देते हैं। सो कैन बी इंटरप्रिटेड बाय द ब्रेन। सो दिस कन्वर्जन प्रोसेस, अब यही कन्वर्जन की प्रोसेस को ट्रांसडक्शंस बोलते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन विजन, लाइट एनर्जी ट्रांसड्यूस्ड इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय द फोटोरिसेप्टर इन द रेटिना। अब लाइट की एनर्जी क्या फोटोरिसेप्टर के थ्रू कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और देन वो ब्रेन तक जाती है। ओके, जो डिफाइन किया था इसमें, राइट, क्लियर यहां तक। देन यहां आता है आपका ट्रांसमिशन, थर्ड है ट्रांसमिशन। आफ्टर ट्रांसडक्शन द न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिट वाया टू द ब्रेन वाया न्यूरल पैथवे। अब ये सारे जगह ये पैथवे के थ्रू ये फैल जाएंगे। सो दीज पैथवे कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन दैट रिले अ सिग्नल सेंसरी ऑर्गन to the brain. So sensory process area. So transmission, these signal occur through a action potential and electrochemical impulse travel the neuron. So ये क्या बोल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इनका कि जहां की इंफॉर्मेशन जहां होती है ये ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, और फाइनली हमें परसेप्शन हो जाता है। सो फाइनल स्टेप, ब्रेन रिसीव process the neural signal create a conscious experience to the stimuli. So perception involve the interpret करते हैं, organize करते हैं sensory informations. ओके, सो ये सारी चीजें हमारी परसेप्शन में हो जाती हैं। सो रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, देन परसेप्शन होगा। क्लियर हुआ यहां तक ये पूरी प्रोसेस? जी मैम। ओके, देन यहां है 6 क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी सेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट। अब टेस्ट को कौन सी चीज डिटेक्ट करती है? olfaction, audition, gustations and vision. Gestation. C. ओके, जी मैम, बाकी सी। लोग? ओके, करेक्ट। यहाँ आ जाता है गेस्टेशंस, क्या है ये? उससे ऑडिशंस, ये दोनों तो जैसे हमने पढ़े हैं, उसमें कोई टेस्ट का तो जिक्र आया नहीं, सो डायरेक्टली कट कर देते। ओके, देन ये ऑल्फैक्शन नोज से रिलेटेड है, जो भी हम स्मेल वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड है। सो गेस्टेशन, दी सेंस ऑफ टेस्ट, और गेस्टेशन इज प्राइमरी डिटेक्ट बाय टेस्ट वर्ड्स लोकेटेड टू द टंग एंड अदर पार्ट ऑफ द माउथ। सो ये टंग में मौजूद होते हैं इनके टेस्ट वर्ड्स, जो कि अलग अलग टेस्ट बताते हैं। ओके, जो सबसे बेसिक वाली उसमें टॉपिक में पढ़ाया था, जो सेंसेशन का बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। ओके, देन ऑल्फैक्शन स्मेल से रिलेटेड होते हैं, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द परसेप्शन, फ्लेवर क्या है, टेस्ट क्या है, रिफर टू द डिटेक्शन स्वीट, बिटर, सोवर, सॉल्टी। सो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये टेस्ट बताती है, जो कि गेस्टेशंस बताती है। ओके, क्लियर। देन इसके बाद चलते हैं 7th क्वेश्चंस पर। Which part of the human body is primarily responsible for detecting change in the acceleration and position relative to gravity? Cochlea, retina, vestibular system and olfactory bulb. मतलब ह्यूमन बॉडी, जी बताइए। C. सी, ओके। बाकी जो हमारे पोजीशन की चीजों को मेंटेन करके रखती है, उसमें कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? जैसे कि हम लोग अभी बैठे हैं अपनी ग्रेविटी में के बेसिस पे, तो इसमें क्या है कि हमारी जो पोजीशन है कि हम एकदम से हवा में नहीं जा रहे हैं, उड़ने नहीं लग रहे हैं, तो ये चीज कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको डिटेक्ट करने के लिए? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। प्रज्ञा? C मैम। ओके, दीपाली आपका? मैम बताएं। मैम ए। ओके, सो यहाँ है सी,
कैसे है? ए हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा हुआ था? ईयर में। ओके, रेटिना आई से रिलेटेड, सो दोनों चीज कट। ऑल्फैक्टरी अभी इससे पहले ही डिस्कस किया, नोज से रिलेटेड होता है, स्मेल वगैरह से रिलेटेड होता है। ओके, बचा वेस्टिब्यूलर। सो ये हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं वेस्टिब्यूलर। सो वेस्टिब्यूलर सिस्टम लोकेटेड इनर ईयर में, ये लोकेटेड होता है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंज, एक्सीलरेशन एंड पोजीशन रिलेटिव टू ग्रेविटी, इन हेल्प मेंटेन बैलेंस एंड स्पेशल ओरिएंटेशन बाय सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन, हेड मूवमेंट एंड द पोजीशन। ये क्या होता है? हमारे हेड का जो मूवमेंट होता है उसका पोजीशन इस तरीके से, जैसे कि कार में हम ट्रेवल करते हैं तो जैसे रोड वगैरह जो खराब आती है तो वैसे ही इस तरीके से हिलने डुलने लगते हैं और वॉमिटिंग भी फील होने लगती है। तो वो इस वजह से वेस्टिबुलर सिस्टम का जो इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो ये फ्लूइड जो होता है वो बैलेंस में नहीं रहता, यहाँ वहां ऐसे मूव कर जाता है। ओके, राइट साइड और लेफ्ट साइड, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस भी बिगड़ जाता है और वॉमिटिंग भी इस वजह से होती है। ये ब्रेन में भी और डिटेल में पढ़ेंगे इसके लिए। सो ये यहाँ पे पोजीशन से रिलेटेड है। ओके, क्लियर? जी मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड? अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुली एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट स्टिमुलस। B है the difference between two stimuli that must distinguish to be perceived as different. Then C है maximum intensity of stimulus that can be perceived. Then D है the range of stimulus that can detect by the sensory system. So थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा। ओके ए। ओके, बाकी लोग? बाकी बताइए। मैम ए। ओके, करेक्ट आंसर ए होगा। सो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या बताता है? सबसे कम स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस एनर्जी जो स्टिमुलस की आ रही है और उस स्टिमुलस के बेस से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके, वही एग्जांपल वॉल्यूम वाला सबसे बेस्ट है कि 1 2 3 पे दिया और आपको वो वॉल्यूम सुनाई दिया, तो वो वॉल्यूम स्मॉलेस्ट अमाउंट में आपके लिए वो साउंड सुनाई दिया। ओके, और आपने वो चीज को डिटेक्ट किया, सो ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा। डिफरेंस थ्रेशोल्ड, अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड दिया किसने था? किसने दिया था? यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया। बताइए किसने दिया था? ये दिया था फेचनर ने, गेस्टफ फेचनर, जिन्होंने साइकोफिजिक्स पे बुक भी लिखी हुई थी। ओके, देन डिफरेंस थ्रेशोल्ड, ये क्या होता है? टू स्टिमुलस के बीच में जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं डिफरेंस और परसीव करते हैं उस पर्टिकुलर चीज को, तो ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड होता है। डिफरेंस थ्रेशोल्ड किसने दिया? वेबर, अर्नेस्ट वेबर। ओके, स्लाइड्स में है, एक बार रिवीजन कीजिएगा। सो ये वेबर का कॉन्सेप्ट है। अब वेबर का कॉन्सेप्ट को डिफाइन गेस्टफ फेचनर ने अपनी बुक में किया, प्लस इन्होंने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पर भी वर्क किया। ओके, देन ये सी और डी क्या है? मैक्सिमम इंटेंसिटी स्टिमुलस दैट कैन बी परसीव, ये कुछ नहीं, मैक्सिमम तो होता ही नहीं, स्मॉलेस्ट होता। ओके, मैक्सिमम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम उसको परसीव कर ही लेंगे। हमें ऊंची आवाज सुनाई देगी तो हम तो उसको परसीव करेंगे, उसमें कुछ ये वाली बात है ही नहीं। द रेंज ऑफ स्टिमुली कैन डिटेक्ट सेंसरी, रेंज की बात की ही नहीं। सो ऑप्शन ये होता है करेक्ट। The absolute threshold refer to smallest amount of stimulus energy needed to organism detect a stimuli. So represent a boundary between not able to perceive stimuli and
being able to perceive. So इसमें perceive किसी किसी को हो भी जाता है, किसी किसी को नहीं होता, क्योंकि वेरी करते हैं सबके थ्रेशोल्ड लेवल, किसी का कुछ होगा तो किसी का कुछ होगा. ओके, करेक्ट, क्लियर, आगे चले. जी मैम. ओके, सो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं ना, जो हम लोगों ने सेंसेशन वाली क्लास में पढ़े थे, अब दिमाग में रिवाइज हो रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ. जी मैम. ओके, सो यहाँ पे है 9 क्वेश्चंस. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस थ्रेशोल्ड. अब डिफरेंस थ्रेशोल्ड के रिगार्डिंग कौन सी चीज ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है. फर्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. देन बी है रिफर टू द स्मॉलेस्ट चेंज इन स्टिमुलस इंटेंसिटी दैट कैन बी डिटेक्ट. देन सी है द इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस. देन डी है द प्राइमरी एसोसिएट विद एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसरी सिस्टम. क्या होगा इसका सही? बी. ओके, और लोग, सब लोग बताएं. मैम बी. डी, ओके, और बताएं सब. मैम बी बी. बी, ओके ओके, और बाकी आंसर आने चाहिए सबके. क्या होगा बताइए. प्रज्ञा, आपका क्या है? मैम बी. ओके, सो यहाँ पे है ए, यहाँ पे टिक नहीं हुआ है, बट यहाँ पे है ए. कैसे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. सो अ करेक्ट ऑप्शंस ए करेक्ट. सो द डिफरेंस थ्रेशोल्ड ऑल्सो कॉल्ड, इसको हमने बताया था ना, इसको और क्या बोलते हैं, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बोलते हैं, जीएनडी. is the smallest change in stimulus intensity that can be detected by the organism. So it is often expressed as the percentage of initial stimulus intensity and not constant, but rather vary depend on the factor. So ये कई सारे फैक्टर पे और भी डिपेंड करते हैं, और अच्छा खासा अमाउंट में थोड़ा चेंज करना होगा यहाँ पे, तब जाके हमें उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, शो होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं है. अगर थोड़ा सा डिफरेंस में अगर हमने चेंजेस कर दिया तो वो फील नहीं होगा डिफरेंस. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जीएनडी होता है, ये वाला, कि ट्रू रिगार्डिंग सबसे बेस्ट ट्रू क्या है, ऑल्सो नोन एज द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. इसको हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस भी बोलते हैं. ओके, स्मॉलेस्ट चेंज इन द ये है ऑब्वियसली, बट इससे ज्यादा ये ट्रू है क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है इससे. ओके, इट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी, ये नहीं बोला था, इनिशियल वाली चीजें नहीं आई थी. द प्राइमरी एसोसिएट एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, नो, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का तो बात ही नहीं होगी यहाँ पे डिफरेंस थ्रेशोल्ड में. ओके, सो करेक्ट फर्स्ट है. राइट, क्लियर. जी मैम. ओके, देन इसके बाद आएगा Which of the following factor can influence the absolute threshold? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के लिए? एज ऑफ इंडिविजुअल, जेनेटिक मेकअप, साइकोलॉजिकल स्टेट, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी है. कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड? All of the above. ओके, बाकी
मैम डी। बी या डी? डी। ओके, और बाकी म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपना, जिससे क्लास डिस्टर्ब ना हो। अभी दादी दे रही है ना, नूडल बना रही है ना दादी, अभी दे दे, क्यों गुस्सा कर रहे हो? म्यूट, हाँ हाँ, कोल्ड कॉफी भी दे देंगे बस, खुश। म्यूट कर लीजिएगा जिससे क्लास डिस्टर्ब ना हो। सो इसका करेक्ट आंसर होता है सी। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड? अब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के लिए ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। एज ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की एज क्या है उसके बेसिस पे भी वो कम ज्यादा सुनाई देगा उसको, या सेंस होगा, कोई भी सेंस ऑर्गन के बेस पे आप एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ले सकते हैं। देन जेनेटिक मेकअप, अगर आप जेनेटिकली वीक हैं, मतलब कि कोई एबनॉर्मेलिटी है ऑलरेडी, तब भी आपको दिक्कत होगी। साइकोलॉजिकल स्टेट, आप कैसे साइकोलॉजिकल स्टेट में हैं, आप अटेंशन दे रहे हैं या नहीं, आप डिप्रेस हैं, किस स्टेट में हैं आप, साइकोलॉजिकल स्टेट इसमें आएगी। ओके, सो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाता है सही। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कैन इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर, जैसे कि एज, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल स्टेट, कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, एंड सेंसरी अडेप्टेशन से भी होती है। Okay, so these factor can affect individual sensitivity and different stimulus and ability detect to the threshold level. Okay, so ये सारे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के लिए। करेक्ट, आगे चले, क्लियर हुआ यहाँ? देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द सेंसरी अडेप्टेशन? सेंसरी अडेप्टेशन क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू स्टिमुली ओवर अ टाइम, बी है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस सेंसिटिव स्टिमुलस ओवर अ टाइम, देन सी है द एबिलिटी परसीव मल्टीपल स्टिमुली साइमल्टेनियसली, एंड डी है द इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू सडन स्टिमुली। सो क्या होगा सेंसरी अडेप्टेशन? मैम बी। ओके, बाकी बाकी लोग भी बताएं। बाकी दीपाली आप बताइए, वंदना क्या होगा करेक्ट आंसर? सेंसरी अडेप्टेशन क्या है? मैम बी। ओके, करेक्ट, बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे सीधे सीधे है, सेंसरी अडेप्टेशन क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लेस सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे रिसेप्टर्स। ओके, रिसेप्टर्स जो हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं जब स्टिमुलस ओवर अ टाइम में बार बार वही प्रेजेंट होता जाता है, तो उस पे हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर हैं वो लेस सेंसिटिव हो जाते हैं, वो इतने ज्यादा रिएक्ट नहीं करते उन सारी चीजों पे। ओके, सो यहाँ पे था मोर सेंसिटिव, सो मोर वाली चीज कट हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे कुछ नहीं खाना। एबिलिटी टू परसीव अ मल्टीपल सिमुलेटेनियस। ओके, सो यहाँ पे क्या है, माइक को म्यूट कर लीजिए। सो द एबिलिटी टू परसीव मल्टीपल स्टिमुली साइमल्टेनियसली, यहाँ पे एबिलिटी ये है कि हम परसीव कर रहे हैं कई सारी स्टिमुलस को, सो ये तो होगा नहीं। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री वाला कोई नहीं आया, ना ही सडन वाली कोई चीज आई थी। सो एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट है बी, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस सेंसिटिव टू स्टिमुली ओवर अ टाइम। Sensory adaptation refer to the phenomena where sensory receptor become less responsive. यहाँ पे हमारे sensory receptor less responsive हो जाते हैं to the constant stimuli, बार बार वही चीज present हो तब। So this allow organism to focus detecting new or changing stimuli rather than continuously responding unchanging stimuli. So यहाँ पे वो respond कम करेंगे जब न्यूली या अनचेंजिंग स्टिमुलस होंगे। अब कंटिन्यूअसली वही सेम चीज अनचेंज होके वही चीज आ रही है, जैसे कि हमारे लिए अगर खाना सेम आता रहे, हर एक दिन वही दाल आती रहे, तो रिस्पॉन्स करना क्या हो जाता है, फिर कम हो जाते हैं, हम लेस रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर, आगे चलें।
जी मैम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is an example of sensory adaptation? अब सेंसरी एडेप्टेशन का बेस्ट एग्जांपल यहाँ क्या होगा? Feeling a temperature of a pool water when you first dip in, then adjusting to the darkness of the room after turning off the light, then hearing loud noise in a quiet environment, and smelling a strong odor upon the entering the room. आप स्मेल करेंगे कोई अच्छी सुगंध के लिए जब रूम में एंटर करेंगे, आप लाउड नॉइज को सुनेंगे क्वाइट एनवायरनमेंट में, या फिर आप टेम्परेचर के लिए देखेंगे जैसे ही आप वाटर में डिप करेंगे, देन ये एडजस्ट करेंगे डार्कनेस रूम में टर्निंग जब लाइट ऑफ हो जाएगी. सो क्या है इसका बेस्ट आंसर? बी. ओके, बाकी सोचिए, बताइए. मैम बी. ओके, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर बी. सो फीलिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ पूल वाटर व्हेन यू फर्स्ट डिप. अब ये तो कुछ है नहीं कि हम फील करेंगे टेम्परेचर जब हम पूल में जाएंगे वाटर के अंदर. ओके, सो ये ऐसी कोई चीज तो नहीं पड़ी. देन यहाँ पे हियरिंग अ लाउड नॉइज इन क्वाइट एनवायरनमेंट. अब बहुत शांत सा एनवायरनमेंट है, लाउड नॉइज होगी और हमने वो सुन ली, तो यहाँ सेंसरी एडेप्टेशन का कोई चीज बैठ ही नहीं रहा. देन स्मेलिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर अपॉन द एंटर अ रूम. आप एंटर किया रूम में और आपने एक स्मेल ली. देन यहाँ पे क्या हो रहा है? एडजस्टिंग अ डार्कनेस ऑफ अ रूम आफ्टर टर्निंग ऑफ द लाइट. अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप रूम में गए और आपकी लाइट क्या हो गई? ऑफ हो गई. ओके, अब धीरे 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 यही चीज हुआ आपका, तो आप एडजस्ट करना सीख जाते हैं उस डार्कनेस में. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे फिर आपके रिसेप्टर्स. क्या आप उसने डार्कनेस को अडॉप्ट कर लिया, एडजस्ट कर लिया वही एनवायरमेंट में. ओके, सो ये करेक्ट होता है आंसर बी. एडजस्टिंग टू डार्कनेस टू अ रूम टर्निंग ऑफ द लाइट. जैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है सो हम धीरे धीरे उसमें एडजस्ट हो जाते हैं. सो दिस इज एग्जांपल सेंसरी एडेप्टेशन. देयर द आई बिकम लेस सेंसिटिव. अब हमारी आई लेस सेंसिटिव हो जाएगी लो लाइट के लिए. लेवल ओवर अ टाइम, बार बार अगर सेम वही चीज हुआ तो हम लोग अडॉप्ट कर जाते हैं. अलाउ यू टू सी बेटर इन द डार्क. और हम उस डार्क वाले एरिया में भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं. जैसे गांव वगैरह में होता है, लाइट कम होती है, तब भी वो लोग उन चीजों को अच्छे तरीके से परसीव कर लेते हैं. कैसे? क्योंकि हमने उस चीज को अडॉप्ट कर लिया, वो सेंसरी अडेप्टेशन उनका ऑलरेडी हो चुका है. ओके, क्लियर? क्लियर हुआ? जी मैम क्लियर. ओके, देन आगे देखते हैं. Which property of light determine its color perception by the human eye? अब ह्यूमन आई कलर परसेप्शन किन चीजों के बेस पे करती है? कौन सी चीज डिटरमाइन करती है उस चीज को? इंटेंसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी. तो ये क्या है इसका सही आंसर? मैम ए. ओके, बाकी सोच लीजिए आराम से. मैम इंटेंसिटी ए. ओके,
और प्रज्ञा आपका क्या होगा? ए। ओके, सो यहाँ है गलत। कैसे देखते हैं, डिफाइन करते हैं। सो विच ऑफ द प्रॉपर्टी, ये सारी लाइट की प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली। अब डिटरमाइन करते हैं क्या, इट्स कलर को कौन डिटरमाइन कर रहा है? ह्यूमन आई। कलर किस चीज से रिलेटेड है? सो इंटेंसिटी किससे रिलेटेड था? ये था ब्राइटनेस से, ब्राइटनेस से रिलेटेड है। वेवलेंथ जो था वो ह्यू से रिलेटेड है, और ह्यू क्या था? कलर, जो उसमें पढ़ा हुआ था क्लासेस में। ओके, सो ये चीज हो जाती है यहाँ पे। देन फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी में गई है। ओके, और ये वेवलेंथ क्या होती, ये बताया था। इन दोनों के बीच की चीज को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ओके, कितनी फ्रीक्वेंसी में ये जा रहे हैं। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी या कहें एम्पलीट्यूड, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे है, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, वेवलेंथ। वेवलेंथ रिफर टू द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक ऑफ द वेव। यही डिस्टेंस, ये जो सक्सेसिव पीक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइट डिफरेंट वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू द डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर को बताएगी। जैसे कि शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू और वॉयलेंट पे थी, व्हाइल वेवलेंथ अपीयर टू रेड और ऑरेंज, जो हमने बताया था, जो इस तरीके से था। रेंज भी बताई थी इसकी। ओके, देन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्रूशियल डिटरमाइन परसीव ऑफ द कलर। ओके, सो ये वाली चीज हो जाती है यहाँ पर। अब इनकी वेवलेंथ क्या थी? इस तरफ था रेड, रेड किस तरफ था? रेड था इस तरफ, उसमें था स्ट्रक्चर में। देन ब्लू टाइप की चीजें यहाँ पर लाई कर रही थी। ओके, और इसकी रेंज क्या थी? रेंज पता है? 350 थी, इससे भी ये रेंज याद रखना है। और ये वाली रेंज क्या थी? 715। रेड की तरफ 700 होता है और ब्लू की तरफ 300 होता है। ओके, और वेवलेंथ ह्यू और कलर होता है, और यही डिटरमाइन करती हैं। राइट, क्लियर? जी मैम, क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, what aspect of light determine its brightness as a perceived by the human eye? अब ब्राइटनेस किस बेसिस पे परसीव होती है, कौन डिटरमाइन करता है? वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोलराइजेशन। मैम बी। ओके, इंटेंसिटी। बाकी ओके, करेक्ट, क्योंकि अभी बताया ही इंटेंसिटी सही आंसर हो जाती, क्योंकि ये ब्राइटनेस बताती है, और इसी को हम एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड वेव का। ओके, कि कितने एम्पलीट्यूड में जा रही है, ये लो है या हाई है, उस बेसिस। लो होगी तो लो ब्राइटनेस हो जाएगी, हाई होगी तो हाई ब्राइटनेस हो जाएगी। ओके, और ये चीजें तो डिफाइन कर ही दी ऑलरेडी। सो देखते हैं इसका, ये है करेक्ट आंसर इज बी। So intensity refer to the amount of energy per unit time is carried by light wave। जिस तरीके से लाइट कैरी होती आ रही है, अब इनकी चीजों को ये देख रहे हैं। It determine brightness of light as perceived by the human eye। So higher intensity light appear brighter। अब ये higher जाएगी, ऊपर तक जाएगी तो ये brighter feel कराएगी, and lower intensity light appear dimmer। So intensity can control by factors such as power of light, ये कई सारी चीजें हैं। Then source of the डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, कितने डिस्टेंस से आ रही है, पावर क्या है, वो तो अलग बात है, जो कि कंट्रोल करती है। बाकी ये चीजें जो हाई जा रही है, लो जा रही है, ये हमारी ब्राइटनेस डिटरमाइन करेगी। ओके, क्लियर? आगे चलें। जी मैम। ओके, सो arrange the following eye structure in correct sequence through the light pass during the vision। अब लाइट किस तरीके से पास होती है, उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पे लगाना है। सो फर्स्ट है ए रेटिना, बी कॉर्निया, देन सी लेंस, एंड ऑप्टिक नर्व एंड इरिस। अब इन सबको अरेंज करना है आपको स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो ये ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई, बी ए, सी ई डी,
या सी ई डी बी ए। सो ये ऑप्शन है, इनको करेक्टली आप अरेंज कीजिए। आराम से कीजिए क्योंकि ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता और इसी तरीके से सीक्वेंस आते हैं। I'm fourth. ओके, बाकी दीपाली अरेंज करके बताइए। क्या होगा सही आंसर? मैम 4th। ओके, सो करेक्ट आंसर होता है यहाँ 4th। ओके, सो सबसे एंड में क्या आता है और सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आएगा? कोर्निया। ओके, सो आपको सबसे पहले इस तरीके से देखते, सबसे पहले क्या आता है और सबसे बाद में क्या आएगा। सो सबसे पहले कॉर्निया ऑब्वियसली, देन ऑप्टिक नर्व जो सबसे एंड में आएगी और ये ब्रेन को कनेक्ट करेगी, ब्रेन यहीं से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। सो कॉर्निया, देन आ जाएगा यहाँ सबसे एंड में लगा लेते हैं क्या, डी। ओके, अब इनके दोनों के बीच में फिर आप अरेंज कीजिए थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे बी एंड डी ये सबसे एंड में है, तो ऐसे ही अरेंज हो जाएगा सीधा सीधा। बाकी यहाँ पे सी है इस ऑप्शंस में, सो ये कट हो जाएगा, सी तो पहले आएगा नहीं, लेंस। ओके, और ए रेटिना एंड में तो कहीं से भी नहीं आएगा। ओके, सो ये कट हो जाएगा। देन उसी बेस पे ये रेटिना पहले नहीं आएगा और इरिस बाद में नहीं आएगा। ओके, देन बी, बी और डी में यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, यहाँ ये और ये तो सही है, बट ये बीच वाले ऑप्शंस फिर आपके लिए देखना होंगे। सो करेक्ट हो जाएगा सी। सो यहाँ पे क्या आएगा, बी कोर्निया, देन आएगा आपका इरिस आता है, देन इसके बाद आएगा सी लेंस आएगा, देन आएगा यहाँ पे ए रेटिना, और ये फाइनली फिर ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ऑप्टिक नर्व आ जाएगी, देन ये ब्रेन से फिर कनेक्ट होने लगेंगे। ओके, क्लियर? सो करेक्ट सीक्वेंस इस तरीके से आते हैं। अभी तो ये है, बट बीच में एक्यूएस ह्यूमर वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, कि एक्यूएस ह्यूमर और भी चीजें पड़ी हुई थी हम लोगों ने, प्यूपल्स, सो ये चीजें आ जाएंगी। सो आपको वही करेक्ट सीक्वेंस उस तरीके से अरेंज करना है। सो वो सारी चीजें माइंड में रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, कोर्निया क्या है? सो कोर्निया इज द ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द आई, आई की सबसे बाहर की लेयर होती है, दैट फोकस लाइट इनटू द आई, फोकस करती है जब लाइट जैसी ही आती है। देन फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइट एनकाउंटर द एंटर द आई, अब यही फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जहां लाइट सबसे पहले एंटर होती है, एनकाउंटर करती है, और ये फर्स्ट लेयर होती है। सो यहाँ पे सबसे पहले लाइट आती है, देन इसके बाद ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा दूसरा इरिस। ओके, और अगर ये ऑप्शंस में एक्यूस ह्यूमर वगैरह आ जाएगा तो वो पहले आएगा। सो द इरिस इज द कलर पार्ट ऑफ द आई, इट कंट्रोल द size of the pupil and regulate amount of light enter the eye by the expanding and contracting। so iris का काफी सारा काम होता है। ये सबसे पहले तो आई के कलर को डिटरमाइन करते हैं कि आई का कलर कैसा है, किसी का ब्राउन होता है तो किसी के ब्लू हो जाते हैं, ब्लू आईज, तो ये इरिस ही डिटरमाइन करते हैं आई के कलर को। देन ये प्यूपल्स के साइज को भी मेंटेन करते हैं, साइज ऑफ प्यूपिल, इनकी चीजों को साइज को रेगुलेट करते हैं, साइज को कंट्रोल करके चलते हैं। जैसे ही लाइट एंटर होती है तो उस तरीके से एक्सपेंड होते हैं, खिंचते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं।
सो ये सारी चीजों को कंट्रोल, उन अगल बगल की चीजों को ये कंट्रोल करके चलते हैं। ओके, देन इसके बाद आएगा आपका सी ऑप्शन था। सो लेंस बिहाइंड द इरिस, अब इरिस के पीछे होता है लेंस, विच फर्दर फोकस द लाइट ऑन टू द रेटिना। अब ये फर्दर प्रोसेसिंग करेगी, लाइट रेटिना की तरफ ये जाएगी। सो इट एडजस्ट इट्स शेप टू अलाउ प्रीसाइज फोकस ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट डिस्टेंस। अब आप किस डिस्टेंस से देख रही हैं, दूर की चीजें देख रहे हैं, पास की चीजें देख रहे हैं, उसी तरीके से आपका लेंस भी श्रिंक होगा, एडजस्ट होगा उसी शेप में। ओके, देन रेटिना आ जाता है। रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें कंटेन होते हैं फोटो रिसेप्टर, जिसको हम रोड्स एंड कोन्स बोलते हैं, दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी। अब यहीं से ही कन्वर्ट भी होती है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये कन्वर्ट होती है जो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये डिस्कस किया है अभी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस के लिए, इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ओके, देखिए जी, यस, देन ट्रांसमिशन आता है। सो कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, दीज सिग्नल आर ट्रांसमिट। अब देखिए ये ट्रांसमिट होंगे टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये फिर ब्रेन की तरफ चले जाएंगे। देन एंड में आते हैं ऑप्टिक नर्व। सो द ऑप्टिक नर्व कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। अब जो ऑप्टिक नर्व होती है, रेटिना के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। सो वेयर दे आर प्रोसीड टू द विजुअल इमेज। सो इस तरीके से हमें विजुअल इमेज प्रोसीड होते हैं और फाइनली हम उस चीज को परसीव कर पाते हैं। सो करेक्ट सीक्वेंस आपका होगा कॉर्निया, इरिस, लेंस, रेटिना, देन ऑप्टिक नर्व। ओके, क्लियर। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। No, ma'am, clear. ओके, सो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। आगे के जो एमसीक्यू होंगे आई से रिलेटेड कुछ और भी हैं और ऑडिटरी वाले भी होंगे, सो कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू मैम। वेलकम, Thank you, ma'am. वेलकम, वेलकम।